हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम EE 202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के यूनिट 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि बीटीआर के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी यूनिट 2 है उसमें पहला टॉपिक है एनर्जी। तो देखिए, एनर्जी क्या है? एनर्जी टू डू द कैपेसिटी ऑफ वर्क, यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं, जिसके एक्सपेंस में हम कुछ काम कर सके। तो अगर मैकेनिक्स की परिभाषा को अगर आप लोग देखें तो जो एनर्जी है, कार्य करने की क्षमता, यानी कि और कार्य जो है, कार्य किस प्रकार से परिभाषित होता है? कार्य परिभाषित होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि डेल्टा डब्लू अगर हम वर्क को दिखाएं तो F इज इक्वल टू फोर्स एंड L जो है वो फोर्स लगने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो लेंथ है। तो इसको हम सीधे सीधे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट्स भी बोलते हैं। अब देखिए, ये जो परिभाषा है जो अभी हमने बताई, ये परिभाषा मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स में काम में ली जाती है। यदि हम ऊर्जा को समझना चाहें कि एनर्जी, तो एनर्जी जो है वो कई प्रकार को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। जैसे कि हम बात करें कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जो थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है उसमें जो एनर्जी इंटरेक्शन होता है वो मैकेनिकल एनर्जी के रूप में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में भी, थर्मल एनर्जी के रूप में भी और प्रेशर एनर्जी के रूप में भी। तो यानी कि बहुत सारी एनर्जीज़ की फॉर्म है जिनको हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी भी जो ऊर्जाएं हैं, जो भी ऊर्जाएं हम प्रत्यक्ष रूप से दैनिक जीवन में देखते हैं, तो इनको हम मुख्यतः दो प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला होती है एक तो स्टोर्ड एनर्जी और दूसरी होती है एनर्जी इन ट्रांजिएंट। तो देखिए, यहाँ पर स्टोर्ड जो एनर्जी, उससे क्या आशय है? स्टोर्ड एनर्जी से आशय है कि यानी कि उस वस्तु विशेष में जो ऊर्जा है वो संग्रहित है, उसमें समाहित है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ, एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये कोई ग्राउंड है, धरातल है। ठीक है, यहाँ पर ये एच हाइट का ये जो मैंने एक टॉप बनाया है जो कि एच हाइट पे। अब मान लीजिए इस एच हाइट पर एक वस्तु रखी हुई है। वस्तु मान लीजिए एम मास का कोई पत्थर रखा हुआ है या कोई वस्तु रखी हुई है, ये एच हाइट पर है। ठीक है, तो इसमें जो जो पत्थर या जो वस्तु है, इसमें संग्रहित जो ऊर्जा है वो इस वक्त mgh है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो इसमें संग्रहित ऊर्जा एच हाइट पर mgh है। अब समय के साथ, यानी कि अगर जैसे हम T2 टाइम पर बात करें तो भी इसमें mgh है, किसी T3 टाइम पर बात करें तो भी इसमें, यानी कि ये ऊर्जा इसके अंदर समाहित है। अगर मैं इसको एच हाइट से ज़्यादा लेके जाता हूँ एच डैश हाइट पर या H1 हाइट पर, तब इसकी जो ऊर्जा है वो mgh1 हो जाएगी, mgh डैश हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऊर्जा इसमें संग्रहित है पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पे। यानी कि हम दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर इसकी ऊर्जा जो देखते हैं तो ऊर्जा संग्रहित रहेगी जब तक कि एच हाइट है। अगर एच से ज़्यादा हाइट हो जाएगी तो mgh1, अगर H2 हाइट हो जाएगी तो mgh2। ठीक है, इसी प्रकार से हम एग्जांपल देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी आप सब जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, वी वेलोसिटी है इसकी, एम मास है। तो अगर उसका मास एम है, वेलोसिटी वी है, तो उसमें कितनी ऊर्जा संग्रहित है? हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। उसमें अगर मान लीजिए वेलोसिटी को आप चेंज कर दें, वी से वी वन कर दें तो हाफ एम वी वन स्क्वायर हो जाएगी, वी टू कर दें तो हाफ एम वी टू स्क्वायर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? उस वस्तु विशेष में गतिमान ऊर्जा बनी हुई है, उसके अंदर स्टोर्ड है। ऐसे ही इंटरनल एनर्जी जो तापमान का फलन होती है, जो कि जो सिस्टम है उसके तापमान पर निर्भर करती है, इंटरनल एनर्जी, तो वो भी उसमें क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है। अब आते हैं हम संक्रमित ऊर्जाओं को। अब एनर्जी इन ट्रांजिट, इनको देखिए कि ये वे ऊर्जाएं होती हैं जो केवल और केवल सिस्टम की बाउंड्री से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर तंत्र जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, परिसीमा सिस्टम बाउंड्री है। इनको हमने अलग से दूसरे जो वीडियो लेक्चर उसमें डिफाइन किया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग्स क्या है और एनर्जी इंटरेक्शन। ठीक है, तो उस वीडियो से आप इनको इनके बारे में जान सकते हैं और डिटेल में। तो देखिए, संक्रमित जो ऊर्जा है, एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म, ये वो ऊर्जाएं होती हैं जो सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस जो है व्यवहार करती है। जैसे कि बात करें हम हीट एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र या थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मोडाइनमिक वर्क ट्रांसफ़र। तो देखिए, इनको समझिए आप कैसे। फोर्स विद्युत ऊर्जा
थर्मोडाइनमिक वर्क या मैकेनिकल वर्क का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि कोई जनरेटर है, ठीक है, उसकी कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये लगातार जो है एन आरपीएम की स्पीड से घूम रही है, ठीक है। तो यानी कि इस जनरेटर की शाफ्ट को टरबाइन की शाफ्ट से लगातार घुमाया जा रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंस्टेंट पर ये वर्क ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए जो टरबाइन की शाफ्ट है वो घूमना बंद हो जाती है किसी प्रकार से, जो भी स्टीम का प्रोडक्शन रुक जाता है, स्टीम की सप्लाई हम टरबाइन में बंद कर दें तो टरबाइन की शाफ्ट वो भी रुक जाएगी। टरबाइन की शाफ्ट से जनरेटर की शाफ्ट का बल्ड है तो वो भी उससे क्या होगा, वो रुके। अगर टरबाइन की शाफ्ट रुकेगी तो जनरेटर की रुक जाएगी। तो यानी कि किसी टाइम टी पर जो ये जो ऊर्जा है ये ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए ये टरबाइन है, मैं आपके सामने एक छोटा सा फिगर बनाई देता हूँ। ये टरबाइन है, यहाँ से इसमें स्टीम आ रही है और यहाँ से स्टीम निकल रही है, और जो कि इस शाफ्ट पर वर्क डन करते हुए ये ब्लेड्स हो गई इसकी, और इस शाफ्ट को रोटेशन मोशन जो है इस तरह का दे रही है, ठीक है। तो अब ये लगातार स्टीम का फ्लो होने से स्टीम की जो एनर्जी है, हाई प्रेशर और हाई थर्मल एनर्जी इस टरबाइन की शाफ्ट को मिल रही है, जिससे कि जनरेटर का पलटा और जनरेटर घूमे। अब जैसे हम स्टीम फ्लो रोक देते हैं, ठीक है, तो ये टरबाइन की शाफ्ट भी जो है रोटेट होना बंद हो जाती है। तो यहाँ जो एनर्जी वो ट्रांसमिट फॉर्म में लगातार बह रही है, मतलब एक जो फ्लूइड सबस्टेंस है उससे जो शाफ्ट है टरबाइन की उसको मिल रही है, ठीक है। अब ये लगातार है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें W1 अमाउंट ऑफ स्टोर एनर्जी है, नहीं, इसमें जो वर्क डन है वो डेल्टा डब्लू वो वर्क डन किया जा रहा है। यानी कि जो आपका सब्सटेंस है स्टीम, उससे आपकी शाफ्ट को जो एनर्जी है वो मिल रही है, लगातार मिल रही है। अब इसका एग्जांपल देखिए हीट एनर्जी का, ये भी एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म है। मान लीजिए ये एक बॉडी है जो T1 टेम्परेचर पर है, और ये कोई बॉडी है जो T2 टेम्परेचर पर, दोनों यहाँ आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई है। अब हम क्या करते हैं, T1 ग्रेटर देन T2, यहाँ जो ए बॉडी का टेम्परेचर है T1 वो T2 से ज़्यादा है, तो क्या होगा देखिए, जो टेम्परेचर जो हीट फ्लो है वो कहाँ से होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जैसे जब किसी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें करंट फ्लो होता है तो किस लिए होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। और करंट कहाँ से होता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जो है करंट फ्लो होता है। तो सेम करंट फ्लो होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऐसे हीट फ्लो होने के लिए जो उत्तरदायी जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है, वो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हीट फ्लो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होगा। अब ये कंटिन्यूस होता रहेगा, ठीक है। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना आ जाए, T1 बराबर T2, ठीक है। तो हीट फ्लो क्या है, लगातार अगर आप इसको एक सिस्टम माने तो सिस्टम की बाउंड्री के थ्रू आउट क्या है, इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि ये कोई एक बॉडी है ए और इसका तापमान है T1, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, गलत। या तो Q1 या तो डेल्टा Q1 अमाउंट ऑफ हीट इस बॉडी से लगातार सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, या डेल्टा Q1 अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है। ये बहते हुए स्वरूप में ऊर्जा है, एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म, ठीक है। ये स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ना तो आप W1 जो वर्क है उसको स्टोर कर सकते हो, ना आप हीट ट्रांसफ़र को स्टोर, ये जो हीट ट्रांसफ़र है उसको स्टोर करते हो। ये या तो होगा या नहीं होगा, येस और नो की कंडीशन है, ठीक है। स्टोर वाली कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तीसरा एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। तो सेम इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ भी ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी या तो वो सर्किट में फ्लो होती है या नहीं होती है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि सर नहीं बैटरी होती है, बैटरी में जो है एनर्जी स्टोर रहती है, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई बैटरी है, उसको आप अगर काम में नहीं ले रहे हो तो भी इसका जो वोल्टेज है लगातार धीरे धीरे क्या होता है, इंटरनल करंट फ्लो होता रहता है बैटरी के जो दोनों छड़ होती है उनके बीच में, और धीरे धीरे वो डिटोरिएट होता रहता है। अगर आप उसका वोल्टेज चेक करोगे किसी भी बैटरी का, तो मान लीजिए V1 वैल्यू आपको मिलती है और आप कुछ टाइम बाद उसका वोल्टेज चेक करो तो उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। यानी कि जो बैटरी है उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं रहती है, क्योंकि वो लगातार जो इंटरनल सर्किट है उसमें फ्लो होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि अभी ये बात की थी, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला जो होता है mgh, तो सेम यहाँ पे दिखा गया है mgz, ठीक है। ये gc यहाँ पर दिया हुआ है, gc कुछ भी नहीं है, gc एक जस्ट ऐसा ही यूनिट में जब इसका जो यूनिट कैलकुलेट होती है, वैसे एनर्जी की यूनिट आप सभी जानते हो जूल होती है, लेकिन जब ऐसा यूनिट में जब इसकी यूनिट को लिखते हैं तो देखिए m फॉर मास, मास होता है kg में, जी ग्रेविटी एक्सीलरेटर ये होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जेड भी मीटर, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो बन जाता है न्यूटन, और मीटर का एम तो न्यूटन मीटर जूल, ठीक है। तो वहाँ से ये यूनिट कैलकुलेट होके आती है। तो जीसी जस्ट क्या है, जस्ट इसका रिवर्स फैक्टर है, जीसी की वैल्यू 1 होती है, इससे कंफ्यूज ना हो आप। ऐसे ही सेम पोटेंशियल एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर,
तो यहाँ पर वेलोसिटी v की जगह वेलोसिटी को c से डिनोट किया गया है, जी सी ऑल अगेन 1 है, ठीक है। अब आता है फ्लो एनर्जी, प्रवाह ऊर्जा। तो देखिए फ्लो एनर्जी क्या होती है? फ्लो एनर्जी किसी भी जो सिस्टम है उसकी बाउंड्री के अक्रॉस जो मास का इंटरेक्शन होता है उसके कारण जो सब्सटेंस में ऊर्जा प्रवाहित होती है वो फ्लो एनर्जी कहलाती है, ठीक है। सपोज कीजिए आपके सामने एक एग्जांपल दिखाया गया है, इसमें जो है ये एक यहाँ पर ये इनलेट क्रॉस सेक्शन माना गया है, ये आउटलेट क्रॉस सेक्शन माना गया है, यहाँ से मास का जो फ्लो हो रहा है। अब यहाँ जो मास जो फ्लो हो रहा है उसका जो प्रेशर है वो P है, ठीक है। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमने A माना है। अब देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और जो इनलेट आउटलेट हमने माना है, इनके बीच की जो दूरी है L है, L लेंथ से जो मास जो है 1 सेक्शन से प्रेशर P के साथ मूव कर रहा है और 2 पर ये बाहर वो निकल रहा है। तो L लेंथ के लिए यदि हम ये माने कि ये एक पिस्टन है, यहाँ पर कोई एक पिस्टन है और ये जो मास है उस पिस्टन को धकेल रहा है और वो जो पिस्टन है सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पर आ जाती है, तो उस पिस्टन पर जो लगाया गया बल है वो कितना होगा, ठीक है। तो उस फोर्स की हम परिकल्पना करें तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अब ये जो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स है, ये ए क्रॉस सेक्शन एरिया इस ये जो चैनल हमने बनाई है इसका है। अब अगर मान लीजिए इस मास के द्वारा उस पिस्टन पर अगर यदि हम वर्क कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो वो वर्क क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनलेट सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक आया है जिसकी लेंथ क्या मानी है हमने? एल। तो ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल, और फर्दर ये जो फोर्स है इसको हम लिख देंगे P इंटू ए इंटू एल। तो डेल्टा डब्लू की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी? प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया इंटू लेंथ जो है ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द चैनल, यानी कि ये जो 1 और 2 सेक्शन के बीच में जितना भी जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। तो हम फ्लो एनर्जी को क्या लिख देंगे यहाँ से? P और एरिया इंटू लेंथ इंटू वी। तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? P इंटू वी। देखिए यहाँ पर तो फ्लो एनर्जी क्या होती है? जो मास फ्लो हो रहा है सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस किस प्रेशर पे, उसका प्रेशर डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है, उस सिस्टम का वॉल्यूम। तो ये फ्लो एनर्जी को इंडिकेट करता है। अब आ जाइए थर्मोडाइनमिक वर्क ट्रांसफ़र। तो देखिए थर्मोडाइनमिक वर्क ट्रांसफ़र क्या होता है? थर्मोडाइनमिक वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र दोनों ही पाथ फंक्शंस होते हैं सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस, यानी कि ये बाउंड्री फिनोमेना होते हैं सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस, इनका एन इंट्रैक्शन होता है। जैसा कि अभी हमने पहले बात करी वर्क ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र के केस में, ये किस प्रकार की एनर्जी है? ये स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म है, संक्रमित ऊर्जाएं हैं। तो देखिए थर्मोडाइनमिक वर्क को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि थर्मोडाइनमिक वर्क वह वर्क कहलाता है जिसका पूर्ण प्रभाव सिस्टम के बाहर किसी वेट को उठाने में काम आए या कुछ चेंजेस करने के बाद वो किसी वेट को उठाने में सक्षम हो, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज मैंने इसलिए बोला है कि कभी इस किसी परिस्थिति में ऐसा भी हो जाता है कि सिस्टम से बाहर वर्क तो है, थर्मोडाइनमिक वर्क तो नहीं हो रहा है डायरेक्ट, लेकिन सिस्टम में अगर कुछ एक दो चेंजेस कर दिए जाएँ तो उसके वर्क को थर्मोडाइनमिक वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, और किसी तंत्र द्वारा, यानी तंत्र यानी थर्मोडाइनमिक सिस्टम, किसी थर्मोडाइनमिक सिस्टम द्वारा कार्य करना तब कहलाता है जबकि उसका पूर्ण प्रभाव तंत्र से बाहर भार उठाए जाने में बदला जा सके। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाया गया है, इस एग्जाम्पल को देखिए। देखिए यहाँ पर एक बैटरी है, इस बैटरी से एक स्विच जोड़ा हुआ है और एक बल्ब जोड़ा हुआ है। ये जो सिस्टम की बैटरी है, ये जो बैटरी हम इसको सिस्टम मान रहे हैं, ठीक है, ये सिस्टम है। तो अब जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि इसको सर्किट को क्लोज करेंगे, तो क्या होगा? यहाँ से ये बल्ब जो है जलने लग जाएगा। लेकिन क्या ये थर्मोडाइनमिक वर्क होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए सिस्टम अगर हमारी बैटरी है तो सिस्टम से बाहर ये जो बल्ब है, ठीक है, तो ये क्या किस प्रकार का कार्य कर रहा है? थर्मोडाइनमिक वर्क तो कर नहीं रहा, क्योंकि इसकी सहायता से हम किसी वेट को उठा नहीं सकते ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो देखिए अगर अब इसी सिस्टम को कंसिडर कीजिए कि इस सिस्टम में कुछ हम चेंजेस कर सकें, जैसे कि इस स्लाइड में देखिए अब हमने क्या चेंज किया है इसमें। यहाँ पे ये थर्मोडाइन वो सिस्टम है हमारा बैटरी, ठीक है। अब ये बैटरी
से हमने ये बैटरी से हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर अटैच की है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर अटैच की है और इस इलेक्ट्रिक मोटर से हम एक पुली को रोटेट करवा रहे हैं। तो जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो इस बैटरी से इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा प्रवाहित होगी। इससे इसमें इंड्यूस डीएमएफ होगा, विद्युत मोटर में इसकी शाफ्ट घूमेगी और इस शाफ्ट से पुली जुड़ी हुई है। तो पुली के रोटेट होने से पुली पर माउंटेड जो बेल्ट है उस बेल्ट के घूमने से ये जो भार है इसको हम उठा पाएंगे। यदि हम इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की दिशा रिवर्स कर दें तो पुली जो है रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी, फिर भार जो है तेज गति से यानी कि स्पीड के साथ नीचे की साइड जाएगा और इस डायरेक्शन में अगर हम का करंट जो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है इस डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होता है तो भार ऊपर की ओर जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक वर्क क्या है कि देखिए ये जो सिस्टम है ये आपका सिस्टम है, सिस्टम से बाहर इसका पूर्ण इफेक्ट जो है वर्क को जो अपनी वेट को उठाने में काम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि वर्क चाहे वो थर्मोडायनेमिक वर्क हो चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो, वर्क तभी वर्क कहलाएगा जबकि वो किसी प्रतिरोध के अगेंस्ट में काम करे। अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है तो वर्क भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वेट के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यानी कि वर्क तभी का वर्क कहलाता है जब वो किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में किया जाए। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो वो थर्मोडायनेमिक वर्क भी नहीं है। ये वर्क के लिए देखिए साइन कन्वेंशन दिखाया गया है कि यदि अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है यानी कि सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करता है, सिस्टम से बाहर वर्क डन जाता है तो ये वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा। और यदि सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क करता है यानी कि जब सिस्टम को वर्क दिया जाता है तो ये वाला जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हीट ट्रांसफ़र। तो देखिए हाँ, वर्क ट्रांसफ़र के लिए एक ज़रूरी बात और, जब भी हम वर्क को डेजिग्नेट करते हैं तो हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि W1 वर्क, W2 वर्क, ये सरासर गलत है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो वर्क ट्रांसफ़र है वो क्या है, वो एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म में संक्रमित ऊर्जा है, वो स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। तो वो किसी सिस्टम की स्टेट पर तो डिपेंड हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो कोई स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी कि आप ये नहीं कहते कि भाई पर्टिकुलर T1 टाइम पर इस सिस्टम में W1 वर्क है, ये गलत है। या तो सिस्टम W1 डेल्टा W वर्क लगातार कर रहा है सराउंडिंग पर, या सराउंडिंग सिस्टम पर डेल्टा W वर्क डन लगातार किया जा रहा है। सिस्टम की स्टेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इसलिए हम जब भी हम वर्क को दिखाते हैं तो वर्क जो है सिस्टम के द्वारा अपनाए जाने वाले प्रोसेस पाथ पर डिपेंड करता है, तो हम W1 to 2 लिखेंगे। यानी कि 1 to 2 कोई प्रोसेस है, ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जा रहा है सिस्टम और उस दौरान जो है वर्क डन किया जा रहा है, तो W1 to 2, या फिर हम इसको लिखेंगे डेल्टा W, ठीक है, या फिर हम इसको लिखेंगे 1W2, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो अब चूँकि ये पाथ फंक्शन है, ये एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म है और बाउंड्री फिनोमिना है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। हम DW भी नहीं लिखते हैं, कभी भी हम वर्क को DW भी नहीं लिखते क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल एनर्जी ये ट्रांसमिट बाउंड्री फिनोमिनास के लिए, पाथ फंक्शंस के लिए लागू नहीं होता। अब देखिए सेम यही कंसेप्ट है हीट ट्रांसफ़र के साथ। अब हीट ट्रांसफ़र या हीट को हम क्या बोलेंगे, जब भी दो वस्तुओं के या दो बॉडीज़ के तापांतर के कारण जो ऊर्जा प्रवाह होता है हम उसे हीट ट्रांसफ़र या हीट फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य तापमान में अंतर होता है जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसे हम हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, ऐसे ही सेम टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है वो हीट फ्लो होता है। अब देखिए यहाँ जो है हीट फ्लो, इस हीट फ्लो को भी हम वही, चूँकि एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म है, प्रोसेस के सिस्टम के अपनाए जाने वाले प्रोसेस पाथ पर निर्भर करती है, सिस्टम की स्टेट पर नहीं, तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे Q1 to 2 लिखेंगे या डेल्टा Q लिखेंगे या 1Q2 लिखेंगे, ठीक है। Q1 Q2 इसको हम नहीं लिखेंगे ऐसे, Q1 और Q2 जो है हम इसको इस तरह से डिनोट नहीं करते हैं। और एक चीज़ और मान लीजिए ये आपके पास कोई कंटेनर है या कुछ भी है आपके पास, ये सिस्टम है आपका, ये T1 टेम्परेचर पर है, और तो हम इसके लिए ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट स्टोर है, ये भी गलत होगा क्योंकि क्या है, पाथ फंक्शन है, ट्रांजिएंट फॉर्म एनर्जी है। या तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट इस सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफ़र की जा रही है लगातार, या सराउंडिंग से इस सिस्टम को ट्रांसफ़र की जा रही है, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं साइन कन्वेक्शन की तरफ। तो सिस्टम, ये अगर ये कोई सिस्टम है तो इसके लिए हीट का जो साइन कन्वेक्शन है वो जस्ट वर्क ट्रांसफ़र से उल्टा है। देखिए अगर हम सिस्टम को वर्क देते थे तो वो नेगेटिव होता था, लेकिन यहाँ अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो ये पॉजिटिव कहलाएगी, और अगर सिस्टम से हीट बाहर सराउंडिंग में जा रही है तो वो नेगेटिव हीट ट्रांसफ़र कहलाएगा, नेगेटिव वैल्यू के साथ। देखिए एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी इज़ नोन एज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी, ध्यान देना टोटल एनर्जी वर्ड काम में लेंगे, टोटल हीट काम में नहीं लेंगे। टोटल हीट अलग चीज़ है, ठीक है। टोटल हीट उसके, क्योंकि टोटल हीट अपने आप में ही गलत वर्ड है, क्योंकि हीट क्या है, हीट एनर्जी इन ट्रांजिएंट फॉर्म है, स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। जबकि हम स्टोर्ड एनर्जी की बात करें तो टोटल हीट अपने आप में इस्तेमाल करना गलत है, हम टोटल एनर्जी ऑलवेज बोलेंगे। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द एंथैल्पी। और ये होती क्या है, टोटल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का योग, यानी कि किसी भी सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। देखिए इसके बाद ये स्मॉल एच से दिखाया गया, स्मॉल एच का मतलब है स्पेसिफिक एनर्जी के लिए। देखिए स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय मास, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप उसमें मास से डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक बन जाती है, एक्सेप्ट स्पेसिफिक वेट। देखिए ये मैं बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो यूनिट है वो मीटर क्यूबिक होती है, ठीक है। अब आपको इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम बनाना है तो मास से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर मास की यूनिट क्या होती है, केजी, तो मीटर क्यूबिक पर केजी स्पेसिफिक वॉल्यूम की यूनिट है। एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। इसको स्पेसिफिक एनर्जी बनानी है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, मास, और मास की यूनिट केजी, तो जूल पर केजी क्या बन जाएगी, एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी की यूनिट बन जाएगी। तो ऐसे ही मास, ये जो वेट है, वेट क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, ठीक है। अब इसमें जब आप अब देखिए स्पेसिफिक वेट में ऑलरेडी मास आता है, तो यहाँ पर मास से डिवाइड नहीं होता है, यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड होता है, केवल एक यही एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड होता है केवल स्पेसिफिक वेट के केस में, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ये आपका एम अपॉन वी तो हो जाएगा रो डेंसिटी, और ये जी। तो ओनली स्पेसिफिक वेट के केस में वॉल्यूम से डिवाइड होता है, बाकी सब बाकी इसके अलावा कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो तो उसमें स्पेसिफिक का मतलब होता है डिवाइड बाय मास। तो यहाँ पर जो है देखिए कैपिटल एच, तो कैपिटल एच में जब आप मास से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी, अब एंथैल्पी क्या है, एनर्जी है एक तरह की, एनर्जी की यूनिट जे और मास की यूनिट केजी, तो जूल पर केजी क्या है आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी की यूनिट बन जाएगी। अब देखिए स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के तापमान को जब आप 1 डिग्री से बढ़ाते हो तो 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा है वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है, ठीक है। 1 डिग्री से आप तापमान को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं तापमान बढ़ाया जाए। यदि तापमान 1 डिग्री से घटा दिया भी जाए तो उसके लिए जितनी एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट करोगे सब्सटेंस से, यानी कि निकालोगे, ठीक है, बढ़ाने के लिए उसको देनी पड़ेगी ऊर्जा, और तापमान घटाना है तो उससे लेनी पड़ेगी। तो जब आप उसको एनर्जी जब उससे एक्सट्रैक्ट करके 1 डिग्री तापमान घटाने के लिए जितनी एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला क्या है कि यदि एम मास है का कोई द्रव्यमान है, और यदि उसमें टेम्परेचर वृद्धि T2 माइनस T1 यानी कि 1 डिग्री है इनका योग, इनका जो डिफरेंस, तो 1 डिग्री तथा विशिष्ट ऊष्मा C हो, तो जो दी गई ऊष्मा है 1Q2 इज इक्वल टू एम सी T2 माइनस T1 इंटू किलो जूल। तो यहाँ से जो C है स्पेसिफिक हीट वो क्या बन जाएगा, एम अपॉन सॉरी क्यू अपॉन एम डी टी, और डी टी की वैल्यू क्या है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर स्पेसिफिक हीट को परिभाषित करें तो यहाँ से देखिए परिभाषा भी बन गई, इफ़ एम इज इक्वल टू 1 kg एंड डी टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड देन क्यू इज इक्वल टू सी। तो यदि 1 किलोग्राम मास को इकाई डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब देखिए स्पेसिफिक हीट है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट। यानी कि एक बार स्पेसिफिक हीट की गणना तब की जा रही है जबकि सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और एक बार स्पेसिफिक हीट की गणना तब की जा रही है जब सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डीप में नहीं जाएंगे, इनकी वैल्यू वैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है कैसे कैलकुलेट होती है। तो एयर के लिए इनकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है 1.005 किलो जूल पर केल्विन, और कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट एयर के लिए 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। एक होता है स्पेसिफिक हीट रेशो गामा, ये होता है आपका CP अपॉन CP। अगर इनमें आप डिवाइड करें तो गामा की वैल्यू जो है वो आपको कितनी निकल के आएगी 1.4,
एयर के लिए, ठीक है। यानी अगर सब्सटेंस अलग होगा तो हर सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, हर एक सब्सटेंस की सीपी अलग है, सीवी अलग है, तो गामा भी अलग होगा। ये दो न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे से स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। तो देखिए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला है वायु की 2 kg मात्रा को 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। वायु के लिए सीपी और सीवी को स्थिर मानते हुए प्रदान की जाने वाली ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। जबकि स्थिर, पहला केस है स्थिर दाब, सेकंड केस है स्थिर आयतन पर। तो देखिए सिंपल सा डेल्टा क्यूपी जो कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट है उसको हम क्या लिख देंगे, डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू एम सी पी टी टू माइनस टी वन। पहला केस ले रहे हैं हम कांस्टेंट प्रेशर का, एम की वैल्यू 2 है, सी पी की वैल्यू 1.005 एयर के लिए हमें पता है, और जो इसको गर्म किया जा रहा है 15 से 75, तो 17 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 120.6 किलो जूल। दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम आयतन पर, तो इसको हम क्या लिख देंगे अब, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एम सी वी टी टू माइनस टी वन। ठीक है, तो यहाँ पर एम 2 kg है, सी वी की वैल्यू एयर के लिए 0.718। देखिए सी पी और सी वी आपको याद रखनी होती है, हो सकता है क्वेश्चन में दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है, तो एयर के लिए तो कम से कम आपको याद रखनी है। टी टू माइनस टी वन वही 70 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 50, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आप 86.172 आपको जो है आंसर मिलेगा। सिमिलरली ये भी इसी तरह का बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है। देखिए इसको भी लास्ट में न्यूमेरिकल है आपका। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल है, एक पात्र में 5 kg वायु जो किसी दाब पर भरी है को जल द्वारा शीतित किया जाता है। इसमें 490 किलोजूल ऊष्मा जल द्वारा अवशोषित की जाती है। यदि वायु का प्रारंभिक तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापमान क्या होगा। तो देखिए पहली बात जो यहाँ पर ध्यान देने की है, यहाँ पे ये कह रहा है कि वायु द्वारा जो ऊष्मा प्रदान की जा रही है, जल द्वारा जो अवशोषित की जाती है वो 490 किलो जूल है, ठीक है। अब उसके बाद उसको ठंडा किया जा रहा है। अब देखिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जितनी ऊष्मा वायु द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है, उतनी ही जल द्वारा अवशोषित की जाएगी। क्योंकि एक पात्र में 5 kg वायु को किसी दाब पर भरी हुई है, ठीक है, को जल द्वारा शीतित किया जा रहा है। तो यानी कि जब जल से किसी चीज़ को ठंडा कर रहे हैं, यानी कि कूलिंग के लिए हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो एयर है, एयर में जितनी एनर्जी है वो वाटर के द्वारा ठंडी की जा रही है। तो जितनी एनर्जी, अब जो वाटर है वो एयर की एनर्जी ले लेगा और खुद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यानी कि एयर जितने टेम्परेचर से ठंडी हुई तो उसने अपनी ऊर्जा किसको दे दी, वाटर को। तो एयर द्वारा दी गई ऊर्जा इज इक्वल टू वाटर द्वारा ली गई ऊर्जा। यहाँ पर जो लॉसेज है उस उनको नेगलेक्ट मान लीजिए आप, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा वायु द्वारा प्रदत्त ऊष्मा या दी गई ऊर्जा या निष्कासित ऊर्जा इज इक्वल टू जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा, ठीक है। अब वायु द्वारा निष्कासित ऊष्मा क्या है, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि किसी दाब पर भरी है, ठीक है। अब जो दाब है उसको हमने क्या माना है, नियत मानना है, क्योंकि इसमें दाब कम होता है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा होता, हम इसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम हो रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, एम सी पी टी टू माइनस टी वन, ये तो ऊर्जा हो गई जो एयर ठंडी होते हुए देगी वाटर को, ठीक है। क्योंकि एयर का जो टेम्परेचर इनिशियली कितना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, अंतिम तापमान वो तो हमें फाइंड करना है, टी वन फाइंड करना है। तो एम सी पी टी टू माइनस टी वन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एयर यहाँ पर एनर्जी जो हीट ट्रांसफ़र है वो रिलीज़ कर रही है। यानी कि अगर हम ये पात्र है इसको अगर सिस्टम माने, तो यहाँ से जो एनर्जी है इसके चारों ओर जो वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर से ठंडी की जा रही है, तो एनर्जी यहाँ से इस वाटर में जा रही है। तो सिस्टम जब एनर्जी रिलीज़ करता है, जब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है हीट ट्रांसफ़र, तो वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस एम सी पी टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू, अब जल द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा वो कितनी दी गई है, 490 किलो जूल। वो कितनी है, 490। तो ये इक्वेशन हमारी पूरी हो गई। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू 5, 1.005 किलो जूल पर के जी केल्विन, सी पी का मान होता है टी टू माइनस टी वन, टी टू हमें फाइंड करना है, टी वन 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 490 किलो जूल, माइनस साइन पहले ही वो लगा दीजिए आप। तो यहाँ से T2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगी 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन है यूनिट 2 का ये वाला फिनिश होता है। इसमें अभी और भी है जिसको हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इसमें दौरान किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या ई क्लास के दौरान आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।